नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम बढ़िया हैं, मस्त है, बहुत ही ज्यादा शानदार जबरदस्त है। तो सभी प्यारे बच्चों को हमारा नमस्कार, सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद जय भारत। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो भी एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए भाई अपनी क्लास को हम लोग कर देते हैं शुरू। राधे राधे सभी को। सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं? सभी बच्चों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कोई आवाज को लेकर, कोई क्लास को लेकर अगर इशू है तो जल्दी से बताओ, फिर उसके बाद मैं अपनी क्लास को करने वाली हूँ शुरू। तो भाई सभी बच्चों के कमेंट्स मेरे पास तक पहुंचने शुरू हो चुके हैं और आप लोगों का जो कमेंट्स है बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ। गुड मॉर्निंग कौन बच्चा बोल रहा है? भैया अजय जी शायद अभी उठे हो ना? सच सच बताना, अभी उठ के आए हो ना? तो जाओ पहले नहाओ धो, मुंह खोलो और थोड़ी देर में फिर सो जाना, क्योंकि थोड़ी देर में रात होने वाली है। तो भैया आप लोगों का अगर अब गुड मॉर्निंग हो रहा है तो गुड नाइट कब होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जागो, हमने कहावत जरूर सुनी है, तब जागो तब सवेरा। पर अब आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो, सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हो, तो सुबह में ही होना चाहिए तुम्हारा सवेरा। ठीक है, तो सुबह कहा करो गुड मॉर्निंग, अब तो हो चलिए गुड इवनिंग। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आज वो बात करते हैं प्यारे बच्चे। अभी थोड़ी सर्दियां हैं इसलिए गुड इवनिंग है, और सर्दियां भी कहाँ, ऐसा लग रहा है सर्दियां तो बस टाटा बाय बाय सी यू कर चुकी हैं हमें। बाहर निकलकर ऐसा लगता है जैसे जनवरी चल ही नहीं रहा, ऐसा लगता है जैसे जुलाई की धूप में बैठे हुए हो। इतनी तेज धूप निकल रही है कि जनवरी तो लग ही नहीं रहा। 26 जनवरी तक हम लोग फॉग और ठंडी ठंडी हवाएं, शीत लहरें, इनकी चपेट में रहते थे, लेकिन अब तो कुछ और ही नजर आ रहा है। तो ये सारा का सारा हमारा करा धरा ही है बेटा। हम जितने टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं, जो हमारा नेचर है वो उतना ही बिगड़ता जा रहा है। गाड़ियां, नए नए तरीके के कारखाने, फैक्ट्री, सबसे हीट निकल रही है, तो सर्दियां सब जो खत्म ही होती जा रही है। तो चलो आओ, अपने पर्यावरण के लिए भी हमें जरूर कुछ करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सरकार को जो लॉकडाउन वाली नीति है ना, इस पर अब काम करना पड़ेगा, है ना बच्चों। चलो आओ आगे बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ। तो मेरे ख्याल से सब बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए होंगे, है ना। तो अब आ जाओ अपने टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। क्लास रिपीट हो रही है ऐसा तो कुछ नहीं बेटा, मेरे सामने भी क्लास चल रही है तो रिपीट नहीं हो रही है। आइए, टॉपिक कौन सा चल रहा है? ब्लड यानी कि रुधिर। बात कर रहे हैं ब्लड की, रुधिर की। तो मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि जो ब्लड होता है हमारे शरीर का एक कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक होता है ब्लड। फिर हमने बात करी थी कि ब्लड का अध्ययन होता है हेमेटोलॉजी। हमने बात करी थी ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। हमने बात करी थी कि ब्लड हमारे कुल वजन का 7% होता है। हमने बात करी थी कि ब्लड का टेस्ट होता है नमकीन, क्योंकि ब्लड में होते हैं सोडियम क्लोराइड। हमने बात करी कि ब्लड के दो घटक होते हैं, ब्लड जो होता है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट बनाता है और हमने प्लाज्मा को ही अच्छे से पढ़ा था। मैंने आपको कहा था कि प्लाज्मा जो है ये ब्लड का लिक्विड पार्ट बनाता है, तरल भाग। इसमें जो पानी है वो 90 से 92% होता है और प्रोटीन 7% होती है, और प्लाज्मा कुल ब्लड का 55% पार्ट घेरे होता है। और प्लाज्मा में जो प्रोटीन थी उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो जब हम लोगों ने बात करी थी प्यारे साथियों प्लाज्मा की, तो यहीं से एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना है। तो अभी हम थोड़ा सा एक जो पॉइंट है वो प्लाज्मा के बारे में ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर मैंने कहा था कि आप लोगों की 3 प्रोटीन होती है। आपने पढ़ा था एल्ब्यूमिन, आपने पढ़ा था ग्लोबुलिन और आपने पढ़ा था फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो थी वो रुधिर का थक्का जमाने वाली प्रोटीन कही जाती थी। अब आपको पेपर में ये भी पूछ सकता है कि रुधिर का थक्का जमाने वाले कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो हमारे ब्लड में मिलते हैं, यानी रुधिर का थक्का जमाने वाले कारक कौन कौन से हैं जो हमारे खून में मिलते हैं। तो वो मैं अभी आपको लिखवाऊंगी। उससे पहले प्लाज्मा के बारे में पॉइंट लिखना है कि हमारे शरीर में जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है, पोषक पदार्थ जो भी आप खाते हो, प्रोटीन खाते हो, आप खाते हो विटामिन, आप खाते हो कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट आप खाते हो, ठीक है, वो पोषक पदार्थ व हार्मोन जो आपके शरीर में प्यारे बच्चे हार्मोन बनते हैं, ठीक है, सभी प्लाज्मा में घुलनशील होते हैं, सभी प्लाज्मा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में घुलनशील होते हैं। तो जो भी आप लोग चीजें खाते हो, जैसे कि आपने खाई भाई रोटी, अब रोटी में क्या था? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, रोटी में कार्बोहाइड्रेट था, आपने खाना खाया, आपको कार्बोहाइड्रेट मिला, वो कार्बोहाइड्रेट आपके ब्लड में घुलता है और ब्लड में घुलने के बाद ही आपके शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो ब्लड में मैम ऐसा क्या है जो कार्बोहाइड्रेट को घोलने का काम कर रहा है? तो ये काम करता है प्लाज्मा। यानी कि कभी भी पूछे कि रुधिर में कौन सा घटक पोषक पदार्थों को घोलने का काम करता है, तो बताना प्लाज्मा। भाई जब मैं आपको चीनी दूं और मैं कहूं चीनी को लो घोल दो, तुम कहोगे मैम किस में घोल दे? मैं कहूंगी बेवकूफो, चीनी को पानी या दूध में तो घोल सकते हो, या चीनी को तो मिट्टी में घोल दोगे। भाई मिट्टी भी लिक्विड सॉलिड है और चीनी भी सॉलिड है, क्या दोनों सॉलिड चीजें आपस में घुल सकती है क्या? तुम कहोगे नहीं मैम, वो आपस में मिल तो सकती है बट घुल नहीं सकती। घुलने का मतलब होता है पूरी तरीके से गायब हो जाना। तो जब आप पानी में चीनी को ऐसे चम्मच से हिलाते रहोगे, चीनी पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, मतलब पानी के अंदर बहुत अच्छे से घुल जाएगी। सेम वैसे ही जो आप पोषक पदार्थ खाते हो, न्यूट्रिएंट्स खाते हो, वो आपके ब्लड में जब घुलते हैं तो घुलने का काम कहां करते हैं? प्लाज्मा में। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा ही है लिक्विड। भैया प्लाज्मा ही तो लिक्विड है, कोई भी चीज घुलती है तो लिक्विड में ही तो घुलती है। तो आपको ये क्वेश्चन बनता है कि हमारे रुधिर में वो कौन सा घटक है जो पोषक पदार्थों को घोलने का काम करता है? तो आंसर लगा के आते हैं प्लाज्मा। तो लिखेंगे न्यूट्रिएंट्स, इंग्लिश में लिख लीजिएगा न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स। भाई आपके शरीर में ढेरों हार्मोन बन रहे हैं, वो भी आपके प्लाज्मा में घुले होते हैं। हार्मोन्स आर डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। तो आपके प्लाज्मा में ही सारे पोषक पदार्थ और आपके प्लाज्मा में ही सारे हार्मोन घुले हुए होते हैं। बात आ गई ना समझ में आप लोगों को? क्लियर? मैम मैथ की रिकॉर्डेड क्लास नहीं आई बेटा आज वाली, हो सकता है प्रोसेसिंग में आ जाएगी। ठीक है, आ जाएगी बेटा। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे कि मैम जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर ऑक्सीजन कितने % होती है, तो ये भी पूछ सकता है। तो लगभग आपके शरीर की 2% ऑक्सीजन जो होती है वो प्लाज्मा में ही घुली हुई होती है। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 2% ऑक्सीजन जो है वो आप लोगों की किसमें घुली हुई होती है? आप बताओगे प्लाज्मा में घुली हुई होती है। तो ये भी आपको पूछ लेता है कि ऑक्सीजन जो है वो लगभग कितने प्रतिशत प्लाज्मा में होती है, तो याद रखना 2%, है ना। आपके पूरे शरीर की 2% जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में ही घुली रहती है। मैम बाकी की कहाँ होती है? बाकी की आपके आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसमें होती है, जिसको अभी पढ़ोगे। ठीक है बेटा, तो ये 2 पॉइंट और आपको पढ़ने थे प्लाज्मा के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे शरीर में जब रक्त का थक्का बनता है तो रक्त का थक्का जमाने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो बेटा ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको पेपर में आता है, रक्त का थक्का जमाने वाले कारक। ठीक है, आपको पूछा जाता है कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने वाले कारक कौन से हैं? वाले कारक।
ये भी क्वेश्चन आता है आपको पेपर में कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे शरीर में। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, देखो कि निम्नलिखित में से कौन एक ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नहीं है, ऐसे आ जाता है। अब जब आपको ये पता होगा कि कौन सा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है तभी तो आप पहचान पाओगे कि कौन सा नहीं है। तो बेटा जब आप लोगों को चोट लगती है, मान लो मैं बार बार बताती हूँ, ये मेरा हाथ है भाई, अरे भैया बहुत ही मोटी उंगली हो गई, ये मेरे हाथ की फिंगर्स है, ठीक है। इस तरीके से जब आप अपने हाथों की फिंगर्स को देखते हो तो आप लोगों को क्या होता है, मतलब मान लो मुझे लग गई है भाई, यहाँ पर घाव हो गया, चोट लग गई है अंगूठे में, अब खून निकल रहा है मेरा, ये निकल रहा है मेरा ब्लड, अब ब्लड रोकना है मुझे, तो मेरे शरीर में कौन कौन से ऐसे कारक है जो इस ब्लड को रोकने का काम करेंगे, जो इस ब्लड को मेरे शरीर के अंदर ही रखेंगे, बाहर निकलने से इसको रोकेंगे। तो ये सब होता है बहुत सारे कारकों की उपस्थिति में। पहला ब्लड क्लोटिंग कारक होता है बेटा विटामिन के। आपको पेपर में आता है कि कौन सी विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है, तो आप कहोगे विटामिन के होती है ये। तो विटामिन के आपको रक्त का थक्का जमाने में आवश्यक है। दूसरा होता है बेटा कैल्शियम। कैल्शियम का नाम सभी ने सुन रखा है। आपके खून में जो कैल्शियम है वो हड्डियों के लिए तो जरूरी है ही, साथ में रक्त का थक्का जमाने के लिए भी जरूरी है, ठीक है। तीसरा कारक कौन सा होता है, तो आपको पूछेगा प्रोटीन, कि बताओ कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करती है। जल्दी बताओ सारे बच्चे, मैंने आपको पढ़ाई थी, मैंने आपको परसों की क्लास में बताया था कि एक प्रोटीन है हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का जमाती है। जल्दी से आंसर करो सारे बच्चे। क्लास क्लियर नहीं चल रही, क्या दिक्कत आ रही है बेटा क्लास में, आपको क्या दिक्कत आ रही है? मैम आपको 3 ही उंगलियां, क्या मुझे पता ही था कि तुम जरूर कुछ ना कुछ इसमें नकल उतारोगे। है तो मुझे 5 ही उंगलियां, एक अंगूठा है, मिलाकर 5 है पूरा, लेकिन डायग्राम में थोड़ा सा समझ लोगे। लो भैया एकदम परफेक्ट ही बनाओ भाई तुम्हें तो। ये लो, अब ये टच करेगा और ये चलेगा ही नहीं। ये लो, मुझे सारी उंगलियां हैं, ये रहा मेरा हाथ, ठीक है। अब मान लो मेरे हाथ में ये चोट लग रही है और यहाँ से ब्लड निकल रहा है, आपको दिख रहा है ये चोट लग गई है, इस पूरी फिंगर में ब्लड निकल रहा है, उसको रोको। तो कैसे रोकोगे अब, तो आप कहोगे कि मैम ये सारे फैक्टर आपके ब्लड के मिलकर आपके खून को रोकेंगे। तो आपने बताया फाइब्रिनोजन, बिल्कुल सही बात। तो भाई आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ रहे हो, बिल्कुल याद है सभी को कि भाई प्लाज्मा में थी फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन। तो ये क्या कर रही थी, फाइब्रिनोजन, यही क्या कर रही थी बेटा, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प कर रही थी। क्लियर। और मैम चौथा फैक्टर क्या होता है बेटा, चौथा फैक्टर होता है एक तरीके की ब्लड सेल। एक ब्लड सेल भी है जो आपकी हेल्प करती है रक्त का थक्का जमाने में। एक रुधिर कोशिका भी है बेटा जो आपकी मदद करती है रक्त का थक्का जमाने में। और वो रुधिर कोशिका कौन सी है, आप लोग बताकर चलते हो प्लेटलेट्स, आप बताकर चलते हैं प्लेटलेट्स। तो ऐसे आपको पॉइंट्स हैं जो याद करने हैं। प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं बिंबाणु, बिंबाणु, ठीक है, इनको हिंदी में हम बिंबाणु भी कह देते हैं। तो ये 4 फैक्टर हैं जो एक साथ मिलकर आपके घाव से खून को निकलना बंद करते हैं। ये चारों फैक्टर आकर इकट्ठा हो जाते हैं घाव वाली जगह पर, ऐसे यहां इकट्ठा हो जाएंगे आकर और एक महीन जाल बुंदेंगे। उस महीन जाल को कहते हैं फाइब्रिन। क्या कहते हैं बच्चा, उसको कहते हैं फाइब्रिन। फाइब्रिन नाम का एक छोटा सा जाल यहाँ पर बुन जाएगा और यही जाल तुम्हें तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन माइक्रोस्कोप में जब इसको देखोगे ना घाव को तब दिखेगा। तो एक नन्हा सा जाल सा यहाँ पर जाकर जम जाता है जो आपके खून को बाहर निकलना बंद कर देता है। तो ये होता है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। समझ में आई बात। तो ये होता है प्यारे बच्चे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, या ये होता है ब्लड क्लोटिंग। जब हमें चोट लगती है, उस चोट पर जो घाव है जिससे खून निकल रहा है, उस घाव के ऊपर हल्का सा फाइब्रिन नामक, फाइब्रिन क्या है, रेशे हैं, यानी छोटे छोटे तंतु, छोटे छोटे फाइबर है हमारे शरीर के अंदर, ये आकर जमा हो जाते हैं घाव पर और घाव ढक जाता है जिससे खून निकलना बंद हो जाता है। तो ये चारों फैक्टर एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो इन चारों को कहते हैं ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। यानी कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर इन चारों को कहा जाता है। इनमें से कोई सा भी एक आपको पूछता है कि कौन ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नहीं है, तो इन चारों के अलावा जो ऑप्शन में हो उसको टिक करके आना फिर, ठीक है। समझ में आ गई आप लोगों को बातें। चले अब आगे, चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं आप लोगों की जो ब्लड के अंदर सॉलिड पार्ट थे उनकी तरफ। भाई मैंने कहा था रुधिर 2 चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा जो कि आप पूरा पढ़ चुके हो, ठीक है, और दूसरी होती है ब्लड सेल। ब्लड सेल यानी कि सॉलिड पार्ट जो आपका बनाती है। तो आइए बात करते हैं हम लोग ब्लड सेल्स की। आ जाओ प्यारे बच्चों, बात करेंगे ब्लड सेल्स की, ठीक है। ब्लड सेल्स, क्लियर, जिसको हम लोग कहते हैं रुधिर कोशिका, जिसको हम लोग कहते हैं रुधिर कोशिका, ठीक है। अब बात करते हैं रुधिर कोशिका की, ब्लड सेल्स की। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं। तो अब ब्लड सेल्स क्या होती है मैम, ये आपके ब्लड का या हमारे ब्लड का सॉलिड पार्ट बनाती है। आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि ये क्या कर रही होती है, ब्लड का सॉलिड पार्ट बनाती है, ठोस भाग बनाती है, ठीक है, ठोस भाग बनाती है, ठीक है। आप लोग बताकर चलोगे कि हमारे ब्लड का क्या करती है, सॉलिड पार्ट बनाती है। मैम कितना पार्ट बनाती है, तो पूरे ब्लड का ये बना रही होती है 45% भाग, ठीक है। कितना एरिया कवर करती है, 45% भाग बनाती है बेटा। ये भी आपको पूछ सकता है कि हमारे ब्लड में सॉलिड पार्ट कौन बनाती है, तो बताना ब्लड सेल बनाती है, रुधिर कोशिकाएं। मैम ये रुधिर कोशिकाएं कितनी होती है, हमारे पूरे ब्लड का कितना पार्ट कवर करती है, बताना 45% भाग, ठीक है। 45% पार्ट क्या कर रही होती है, कवर करती है। क्लियर, कवर 45% पार्ट, ठीक है, पार्ट ऑफ ब्लड। क्लियर। तो आपके ब्लड का 45% पार्ट ये क्या कर रही होती है, कवर कर रही होती है। अब हम आगे बात करते हैं। अब आगे बात करेंगे और आपको यहां से पूछेगा कि बताओ जमूरो कि कितनी हमारी बॉडी के अंदर हमारी ब्लड सेल्स होती है। हमारी बॉडी में ये जो ब्लड सेल है कितनी है, तो कहोगे 3 होती है। 3 कौन कौन सी, आरबीसी जरूर नाम सुना होगा, डब्ल्यूबीसी जरूर ही सुना होगा, और प्लेटलेट अभी बताया था ना, प्लेटलेट एक तरीके की ब्लड सेल होती है, ये लिखा हुआ है ना, जो रुधिर का थक्का जमाने में मदद करती है। तो ये सारी चीजें कहा, ये तुम्हारी ब्लड की, तो ये सारी चीजें ये सब तुम्हारे ब्लड में पाया जाता है। विटामिन के तुम्हारे ब्लड में है, कैल्शियम तुम्हारे ब्लड में है, फाइब्रिनोजन तुम्हारे ब्लड में है, भाई प्लाज्मा में है, लेकिन प्लाज्मा भी तो ब्लड में ही है ना, और बेटा प्लेटलेट्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका जो ब्लड है इसमें ये जो ब्लड सेल्स होती है ये कितनी होती है, आपको पूछा जाए तो आप कहोगे ये 3 प्रकार की होती है। भाई ये 3 होती है हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल होती है। कौन कौन सी होती है, तो लिखेंगे होती है आरबीसी, ठीक है, आरबीसी। मैम आरबीसी की फुल फॉर्म तो लिखेंगे रेड ब्लड सेल,
रेड ब्लड सेल। आरबीसी होती है हमारी रेड ब्लड सेल, जिनको कहते हैं लाल रुधिर कोशिका। क्या कहेंगे भाई, मेरे साथ साथ बोलो, लाल रुधिर कोशिका। अब दोबारा से कोई कभी नहीं पूछेगा मुझसे कि मैम आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। अब मैं इनको इतना लंबा नहीं लिखूंगी रेड ब्लड सेल, मैं आरबीसी यूज करूंगी अब आगे शब्द। अब आपने समझ लिया कि आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, है ना। डाउट ग्रुप चलाओ नहीं होता, चालू नहीं होता मैम। बेटा डाउट ग्रुप ना रात को 8 से 10 के बीच में ही ओपन होता है, तो 2 घंटे के लिए खुलता है वो, और उन 2 घंटे में आप केवल 2 ही मैसेज कर सकते हो, यानी 1 घंटे में 1 ही मैसेज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब प्रदीप जी बोल रहे हैं कि मैम समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे बता दो प्रदीप जी कि क्या समझ में नहीं आ रहा आपको, क्या समझ में नहीं आ रहा। हड्डियों में दर्द क्यों होता है? हड्डी में दर्द हो सकता है कैल्शियम की कमी से, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, तो हड्डियों में दर्द विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से हो सकता है। ठीक, क्लियर। अच्छा थम्स अप करो, कितने बच्चों को चीजें समझ में आ रही है। आपने शायद प्रदीप पिछली क्लास को अटेंड नहीं करा था, इसलिए आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हो। हमने पिछली क्लास में प्लाज्मा के बारे में पढ़ी थी चीजें। मैंने बताया था कि प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है, और लिक्विड पार्ट है तो प्लाज्मा में घुलते हैं सारे पोषक पदार्थ आपके खून में, और प्लाज्मा ही घोलने का काम करता है हार्मोन को भी। तो वही छोटा सा कांसेप्ट कि हमारे खून में जो पोषक पदार्थ है वो कहां घुलते हैं, और जो हार्मोन है वो कहां घुलते हैं। तो आपने कहा प्लाज्मा में घुलते हैं। क्यों घुलते हैं? क्योंकि प्लाज्मा तो है लिक्विड, लिक्विड में तो कोई चीज घुलती है। और प्लाज्मा में ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है तो बताना, 2% होता है ऑक्सीजन प्लाज्मा में। फिर हमने बात करी थी कि मैम हमारे खून में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। पूरे खून में बता दो, पूरे खून में से एक बार ये बता दो कि कौन कौन रक्त का थक्का जमाने में मदद कर रहा है। तो ये सारी जो 4 चीजें लिखवाई है रक्त का थक्का जमाती है। रक्त का थक्का जमना क्या होता है? जब भी तुम्हारे किसी भी बॉडी के अंदर चोट लगती है, खून निकलता है। मान लो सर फूट गया, यहाँ से सर फूट गया तो खून निकलेगा, कहोगे हो भैया खून निकल गया तेरा, तो तुम कहोगे चलो इसे रोकते हैं, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। जब तक डॉक्टर के पास जाओगे तब तक देखना थोड़ा थोड़ा खून कम हो जाएगा निकलना। तो वो खून का थक्का जमना जरूरी है जब चोट लगती है। क्यों? क्योंकि सारा खून बाहर आ जाएगा फिर अगर खून का थक्का नहीं जमेगा। तो मैम ऐसा कौन कौन है जो खून का थक्का जमाता है? विटामिन के जमाती है, कैल्शियम, प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन और प्लेटलेट। ये सारे एक साथ इकट्ठा होकर घाव की जगह आ जाते हैं, और घाव पर एक फाइब्रिन एक जाल बना लेते हैं। यही जाल सा आपके घाव को ढक देता है, जिससे खून बाहर निकलना बंद हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमना। ये बात हमने बताई आप लोगों को। ठीक है, फिर हमने बात करी है, अब प्लाज्मा हो गया खत्म, आधा आज बता दिया, आधा पिछली क्लास में बता दिया था। अब बात करें ब्लड सेल की। ब्लड सेल आपके ब्लड का ठोस भाग बनाती है प्यारे बच्चे। कैसा पार्ट बना रही होती है? ठोस भाग बनाती है, और पूरे ब्लड का 45% भाग बनाती है ना, 45% पार्ट कवर करती है। और ये 3 तरीके की होती है। आप लोगों से पूछे कितने टाइप्स की होती है तो बताना 3 टाइप्स की होती है भाई। 3 प्रकार की होती है जो ब्लड सेल होती है हमारे शरीर में। कौन कौन सी होती है? पहले नंबर पर आरबीसी, जिनकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कोशिका। दूसरे नंबर पर होती है डब्ल्यूबीसी, बहुत शानदार, कुछ बच्चे मुझे बता रहे भी थे। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल, यानी श्वेत रुधिर कोशिका। श्वेत रुधिर कोशिका इनको कहा जाता है। ठीक है, और मैडम जी तीसरी कौन सी होती है? तो तीसरी होती है प्लेटलेट। जब डेंगू होता है तो बहुत नाम सुना होगा, उसकी तो प्लेटलेट घट गई, उसकी तो प्लेटलेट घट गई। तो मतलब प्लेटलेट आपने नाम सुना है, क्या है ये प्लेटलेट? ये एक तरीके की रुधिर कोशिकाएं हैं। तो तीसरे नंबर पर आप लोग लिखोगे प्लेटलेट्स। तीसरी जो हमारी ब्लड के अंदर होती है वो होती है प्लेटलेट्स। क्लियर। जिनको हम कहते हैं बिंबाणु, जिनको हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं? बिंबाणु के नाम से जानते हैं। तो ये 3 तरीके की रुधिर कोशिकाएं हैं, ये तीनों सोलिड है। सोलिड कैसे है मैम? ये कैसे हमारे ब्लड में तैरती हैं? तो मैंने आपको कल भी दिखाया था कि आपका ब्लड देखो ऐसे दिखता है, ऐसे। ये आपका ब्लड, अब इसमें तुम्हें देखो दिख रहा है कि ये जो पीला पीला सा आप लोग देख पा रहे हो, ये पीला पीला सा जो आप देख पा रहे हो, ये पूरा प्लाज्मा है। ये पीला पीला सा जो तुम्हें दिख रहा है ये तुम्हारा प्लाज्मा है। प्लाज्मा तो लिक्विड है, हाँ जी मैम, ये पूरा लिक्विड है। अब इसमें ये तैर रही है, देखो ये आरबीसी तैर रही है, ये तुम्हारी डब्ल्यूबीसी है, ये जो तुम्हें दिखाई दे रही है, और ये जो ये तुम्हें दिख रही है, ये भी आपको जो दिख रही है, ये वाली, ये तुम्हारी प्लेटलेट्स है। ये क्या है बच्चा? ये हमारी प्लेटलेट्स होती है। तो इस तरीके से प्लाज्मा में ही तैर रही होती है आपकी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। ऐसा दिखेगा तुम्हारा खून। अगर तुम सूक्ष्मदर्शी में, अगर माइक्रोस्कोप में अपने खून की एक बूंद को देखोगे ना, तो देखो ऐसे दिखेगी तुम्हारी खून की एक बूंद। ये पीला पीला सा जो दिखेगा ना तुम्हें, ये पीला पीला सा जो दिख रहा है, ये तुम्हारा प्लाज्मा है। ये तुम्हारे खून की बूंद में तुम्हारा प्लाज्मा है। ठीक है, ये है प्लाज्मा। ठीक, अब मैम प्लाज्मा के अंदर ही आपको दिखती है आरबीसी। ये तुम्हारी आरबीसी है, देखो ये रही आरबीसी, ये रही तुम्हारी आरबीसी, रेड ब्लड सेल। सबसे ज्यादा आपके खून में आरबीसी होती है, इसीलिए आपको खून पूरा का पूरा लाल लाल दिखाई देता है। ये है तुम्हारी डब्ल्यूबीसी, ये रही डिस्क्याउं, ये तुम्हारी डब्ल्यूबीसी है भाई। ठीक, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ग्रीन कलर से, समझ लो ये तुम्हारी प्लेटलेट है। ये तुम्हारी प्लेटलेट है। ये क्या है बेटा? तुम्हारी प्लेटलेट। तो एक खून की बूंद ऐसी दिखती है, एक खून की बूंद ऐसी दिखेगी। ये पीला पीला प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा है ये पीला पीला। ये लाल लाल तुम्हारी आरबीसी है, ये व्हाइट व्हाइट तुम्हारी डब्ल्यूबीसी है, और ये ग्रीन ग्रीन जो तुम्हें दिख रही है प्लेटलेट्स है। तो इस तरीके से आप कहते हो कि ये जो प्लाज्मा है इसने ब्लड का लिक्विड पार्ट बना रखा है, और ये जो तीनों है ये आपके ब्लड का सोलिड पार्ट बनाती है, ठोस भाग बनाती है। समझ में आ गई बात? तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया। प्लाज्मा 55% है, यानी ज्यादा प्लाज्मा ही दिख रहा है देखो, लेकिन इन तीनों को मिलाकर देखें तो ये तीनों है 45%, ये तीनों है 45%। प्लाज्मा हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया, आज थोड़ा सा जो पॉइंट था वो बता दिया। आ जाओ अब डिटेल में करते हैं इन तीनों को एक एक करके, डिटेल में इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो आओ सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आरबीसी। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आरबीसी की। जो पॉइंट आपको आरबीसी से रिलेटेड पेपर में आते हैं उनके बारे में अब हम लोग करने वाले हैं बात। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आरबीसी के बारे में, जिसको कहते हैं, मैंने अभी कहा था, लाल रुधिर कोशिका। बात करेंगे लाल रुधिर कोशिका की। बताओ यहां तक पॉइंट क्लियर है ना सभी को? जल्दी बोलो। इनको ही ना प्यारे बच्चे, इनको ही हम लोग क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल और रेड ब्लड कार्पेसल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है रेड ब्लड सेल, और इन्हीं को कहा जाता है प्यारे बच्चे रेड ब्लड कार्पेसल्स। तो चाहे कार्पेसल्स बोल दो या सेल्स बोल दो, चाहे इनको आप लोग लाल रुधिर कोशिका बोल दो या लाल रुधिर कणिका बोल दो, है ये सेम ही बात। ठीक है, समझ में आ गई बात? आ जाओ अब हम लोग बात कर रहे हैं आरबीसी की। सबसे पहले आपको पॉइंट आता है पेपर में कि जो आरबीसी होती है इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है या इनका रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम। चलिए बात करते हैं आरबीसी का केमिकल नेम, आपको पूछेगा रासायनिक नाम।
तो बेटा जो आरबीसी होती है इनका केमिकल नेम क्या होता है, यानी कि जब आप टेस्ट कराने जाते हो डॉक्टर के पास तो डॉक्टर इनको किस नाम से पुकारते हैं, डॉक्टर इनको आरबीसी को किस नाम से पुकारते हैं। कई बार देखना जब हम कोई रिपोर्ट कराते हैं अपनी, जैसे खून की जांच कराते हैं तो उसमें लिखा होता है टोटल एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी तो हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से केमिकल रूप से जो इनका नाम है वो होता है, आप बताते हो एरिथ्रोसाइट। तो ये आपको पूछा जाता है पेपर में कि एरिथ्रोसाइट किसका केमिकल नेम है, आप बताएंगे आरबीसी का। ठीक है, आप बताते हो कि एरिथ्रोसाइट जो होती है ये किसका नाम है, आप बताओगे आरबीसी का। ठीक है, ठीक प्यारे बच्चे, एरिथ्रोसाइट जो होती है ये आपकी आरबीसी का केमिकल नेम होता है। चलो आओ अगला पॉइंट कि मैम आरबीसी हमारे शरीर में कितनी होती है, भाई इनकी मात्रा कितनी होती है हमारे शरीर में, तो आप लोग बताओगे। मैंने आपको अभी भी कहा कि ये हमारे खून में सबसे ज्यादा होती है। अगर हम अपने खून की बात करते हैं तो आपके खून में आपकी जो आरबीसी है वो सबसे ज्यादा होती है। तो मैम कितनी होती है, तो बताओ। आप लोग बताएंगे 4.5 से, ये होती है 5.5 मिलियन, यानी आपके शरीर में इनकी संख्या मिलियंस में होती है बेटा। तो ये आपके शरीर में 4.5 से 5.5 मिलियन होती है, इतनी सारी होती है। ठीक है, अच्छा मैम इनका निर्माण कहाँ होता है हमारे शरीर में, आपको कभी भी पूछे कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है हमारे शरीर में, तो प्यारे साथियों आपके शरीर के अंदर जो आपकी आरबीसी है, आरबीसी छोड़ो, आपके शरीर में जो पूरा का पूरा खून बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, तो बेटा आपकी हड्डियों में बन रहा है। आपका खून आपकी हड्डियों में बनता है जी मैडम, हड्डियों में बनता है। हाँ जी, कैसे अभी बताऊंगी, पहले लिख लीजिए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बताओगे बोन मैरो में होता है। बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा, अस्थि मतलब हड्डी और मज्जा मतलब खाली जगह, तो आपकी हड्डियों के बीचों बीच होती है खाली जगह, उसको कहते हैं अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा में ही आपका खून बनता है। देखो समझो, अगर मैं आपको दिखाऊं बोन मैरो कैसा दिखता है, तो चलो बोन मैरो की बात करते हैं, है ना। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि बोन मैरो कैसा होता है। अरे भाई साहब क्यों नहीं चल रहे हो आज, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ बोन मैरो कि आपकी जो हड्डी होती है इसमें बोन मैरो कहाँ दिखता है। और बोन मैरो जो होता है इसी के अंदर आपकी हड्डियों के अंदर ही खून का निर्माण होता है। तो जब कभी भी आप किसी बोन को देखते हो, किसी हड्डी को देखते हो, तो जैसे कि आपको ये दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है हड्डी, इस हड्डी के अंदर ये जो आपको स्पेस ये पूरा जो नजर आ रहा है ये आपका बोन मैरो है। तो बेटा आपकी जो हड्डियां होती है ना उनके अंदर ही बनता है आपका खून। अगर आप लोगों की क्लास, अगर आप क्लास बहुत अच्छी है, अच्छा मैथ का स्टूडेंट हूँ, टाइम बहुत फर्स्ट टाइम बायो पढ़ रहा हूँ, सब समझ आ रहा है बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीजें और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, जो भी पेपर में आपको क्वेश्चन बनते हैं उन पॉइंट्स पर हम नजर डालेंगे। ठीक है, तो भाई ये आपकी हड्डी है, इसमें दिख रहा है आपको बोन मैरो, इसी में बनता है खून। देखो जैसे मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं, अगर मैंने आपको ये आपकी हड्डी बना दी, ये टोमी वाली हड्डी, टोमी टोमी खाता है ना ऐसी हड्डी, जो टोमी होता है डॉगी। अब ये तुम्हारी हड्डी है, तुम्हारी हड्डी के अंदर यहाँ साइडों में ऐसे ऐसे ये और ये, ठीक है, ये और बीच में ये, तो ये सारी जगह होती है बोन मैरो। ठीक है, ये आपकी हड्डियों के अंदर ये पूरी जगह कहलाती है बोन मैरो। तो बेटा ये जो बोन मैरो है ना इसी में होता है खून का निर्माण, इसी में होता है प्यारे बच्चे रुधिर का निर्माण। तो हमारा जो रुधिर है वो हमारी अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए कि एक वयस्क मनुष्य के अंदर जो खून है वो कहाँ बनता है, तो बताना अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। यानी मैम हमारे शरीर में हड्डियां इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनमें खून बनता है, तो मैं कहूंगी हाँ बेटा, अगर आपके शरीर की हड्डियां, लंबी हड्डियां निकाल दी जाए तो आपके शरीर में खून भी नहीं बनेगा। लंबी हड्डी जैसे आपकी ये वाली हड्डी, रीढ़ की हड्डी लंबी हड्डी है, आपके पैर की हड्डी लंबी हड्डी है, आपके ये हाथ की हड्डी लंबी हड्डी है। तो आपके शरीर में जितनी भी लंबी लंबी हड्डियां है ना इनमें खून बनता है, हड्डियों में ही खून बनता है बेटा। तो हड्डियां आपको बहुत जरूरी है क्योंकि ये खून भी बनाती है। तो वही बात हमने पढ़ी कि मैम जो आरबीसी है इनका निर्माण कहाँ होता है, तो बताओगे अस्थि मज्जा में ही होता है, यानी कि बोन मैरो में। अब बात करेंगे कि मैम जो हमारी आरबीसी होती है इनका जीवन काल कितना होता है। जीवन काल बोले तो लाइफ स्पैन, मैम ये कितने दिन तक जिंदा रहती है, लाइफ स्पैन कितना होता है इनका। अच्छा कई बच्चे जो पहली बार बायो पढ़ रहे हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि लाइफ स्पैन क्या होता है। चलो मैं बताती हूँ, मुझे ये बताओ, हम इंसान है, हम सब इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, तुम भी इंसान हो, है ना। टुडे इज माय बर्थडे, नितिन जी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप अपने जीवन में बहुत अच्छा इंसान बने और जल्दी से जल्दी आप सक्सेसफुल हो जाओ। ठीक है, चलो यदि बड़ी हड्डी टूट जाए, शायद ऐसा कुछ कमेंट था निकल गया। फीमर सबसे लॉन्ग हड्डी है, बिल्कुल सही बात। और लंबी ये जो आपकी होती है रीढ़ की हड्डी, ये भी लंबी हड्डियों में आती है। आपने वो वाली मूवी देखी क्रिश 2, उसमें जो काल होता है, काल का बोन मैरो लेकर, काल का बोन मैरो निकालकर एंटीडोट बनाया जाता है। तो लंबी हड्डियों के अंदर आपका बोन मैरो होता है, फीमर में भी आपका बोन मैरो, आपकी रीढ़ की हड्डी में भी आपका बोन मैरो। बेसिकली जब डॉक्टर बोन मैरो निकालते हैं ना तो यहीं से निकालते हैं, रीढ़ की हड्डी से। आपका ये जो किडनी दूसरी ये पीछे वाला एरिया है यहीं से निकालते हैं बोन मैरो। तो आपकी लंबी हड्डियों में होता है बोन मैरो। ठीक है, हड्डियों के अंदर पाई जाती है प्यारे बच्चे हेमेटोसाइट्स कोशिकाएं, यानी रुधिर का निर्माण करने वाली कोशिकाएं। तो वो कोशिकाएं हड्डियों में बनती है। ठीक है, तो इसीलिए हड्डियों में बनता है हमारा खून। क्लियर, चलो अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हम बढ़ेंगे कि मैम लाइफ स्पैन क्या होता है, जीवन काल क्या होता है। मैंने कहा हम सब इंसान हैं और हम इंसान हैं तो हम लगभग कितने साल तक जिंदा रहते हैं। अगर एक एवरेज इंसान की उम्र का मैं पता लगाऊं या एवरेज रेशियो लूं किसी भी इंसान की उम्र का, तो हम लोग 80 से 70 साल ही जीते हैं। 80 से 70 साल तो बहुत मानो, हम 60 साल तक जी जाए तो बहुत बढ़िया है। यानी हम इंसानों का जो जीवन काल है वो 60 से 80 साल होता है ना। वो तो कोई ज्यादा ही भाग्यशाली इंसान है जो 100 साल तक जिंदा रह रहे हैं भैया, वरना उससे पहले निकल लेते हैं। तो हम इंसानों का जीवन काल कितना है, 60 से 80। वैसे ही आपके खून में जो आरबीसी है मैम ये कितने दिन तक जिंदा रहती है। आपने सुना है ना कि हमारी बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो मरती रहती है और नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, यानी पुरानी कोशिकाएं ही नई कोशिकाओं को जन्म देती रहती हैं। नई कोशिकाएं बन जाएंगी, पुरानी कोशिकाएं मर जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती हैं। तो ये आरबीसी भी तो एक तरीके की कोशिकाएं ही है, ये भी तो खून का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं। तो ये भी तो नई बनती है और पुरानी मरती है। तो आपको कह रहा है कि जब ये पूरी बड़ी हो जाती है तो ये कितने दिन तक जिंदा रहती है, मतलब इनका जीवन काल कितना है। तो बेटा इनका जीवन काल होता है 120 दिन। आपकी जो आरबीसी है ना वो 120 दिन तक ही जिंदा रहेगी, उसके बाद ये मर जाती है बेटा। आपके शरीर में जो आपकी आरबीसी है वो 120 दिन तक ही जिंदा रहती है, उसके बाद मर जाती है। अच्छा मैम कहां पर मरती है,
कहाँ पर मरती है ये भी पूछा जाता है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है। आरबीसी जो है आपके शरीर में, इनकी डेथ कहाँ पर होती है, यानी कि जब ये बेचारी बूढ़ी हो जाती है, जब ये 120 दिन की हो जाती है, 118 दिन की हो जाती है, 119 दिन की हो जाती है, बूढ़ी हो गई बूढ़ी हो गई, अब बेचारी ये मरेंगी, कहाँ मरेंगी, तो आप बताओगे आपके प्लीहा में मरेंगी। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, हमारे शरीर में हमारी आरबीसी कहाँ जाकर मरती है, तो आप बताओगे आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो होती है प्लीहा में। कहाँ प्यारे बच्चे, प्लीहा। प्लीहा को आप तिल्ली भी बोलते हो, तिल्ली। तुमने माचिस की तिल्ली तो देखी होगी, लेकिन एक तिल्ली आपके शरीर में एक ऑर्गन भी है, तिल्ली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। तो कई बार तुमने इसका नाम कहीं ना कहीं बायोलॉजी में सुना होगा, स्प्लीन। तो स्प्लीन क्या है, जैसे आपका लीवर है ना, यकृत, वैसे ही आपका एक और भाग है, आपकी बॉडी का ऑर्गन है जिसको कहते हैं स्प्लीन। इस स्प्लीन में ही जाकर मरती है आपकी आरबीसी। तो आरबीसी कहाँ मरती है, कभी भी क्वेश्चन आएगा स्प्लीन में मरती है, प्लीहा में। ठीक है, अब मैडम ये जो प्लीहा होता है, ये जो स्प्लीन होता है, इसके क्या क्या नाम है, इस स्प्लीन को हम किस किस नाम से जानते हैं, तो ये जो स्प्लीन है ना, इसको कहा जाता है आपके शरीर का कब्रिस्तान। आपको क्वेश्चन आता है पेपर में कि मानव शरीर का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, या आपको क्वेश्चन आता है आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं। तो कुछ भी आए आपको आंसर लगाना है, प्लीहा यानी स्प्लीन। तो इसको कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान, लिख लेंगे आरबीसी का कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान है बेटा, आरबीसी का कब्रिस्तान तो जानते हो ना क्या होता है कब्रिस्तान, जहां पर मुर्दों को दफन किया जाता है ना। तो वैसे ही जब आपकी आरबीसी मुर्दा हो जाती है, आपकी आरबीसी मर जाती है, तो वो कहाँ दफन होती है, इसी में दफन होती है, स्प्लीन में। तो आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, स्प्लीन में होती है, इसीलिए इसको कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी इसको कहा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, इसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि आरबीसी का कब्रिस्तान या शरीर का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, प्लीहा को। अच्छा मैम, इसका दूसरा नाम क्या है, इसे कहा जाता है आपकी बॉडी का ब्लड बैंक, इसी को कहते हैं शरीर का रुधिर बैंक। ये भी क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर का रुधिर बैंक किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं बेटा। ठीक है, इसी को हम हमारे शरीर का रुधिर बैंक भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आता है, इसी को कहा जाता है ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। ये है आपकी बॉडी का ब्लड बैंक। ठीक है, अब आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि ऐसा बैंक होता है जिसमें हम अपने पैसे रखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, है ना, दुनिया भर के बैंक, लेना देना बैंक, है ना। तो भैया बैंक में क्या करते हैं, जाकर पैसे जमा करते हैं और पैसे निकालते हैं। लेकिन हमारे शरीर में भी एक चलता फिरता बैंक है। उस बैंक का माइनस पॉइंट है वो ये है कि बेचारा वो पैसे जमा नहीं करता, वो हमारे ब्लड को जमा करता है। तो आपके शरीर में ये जो स्प्लीन होता है ना, इसको आपका ब्लड बैंक भी कहते हैं। मैम क्यों कहते हैं इसको ब्लड बैंक, इसको ब्लड बैंक क्यों कहा जाता है, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। ठीक है, जल्दी बताओ स्प्लीन कहाँ होता है। जैसे कि आप लोगों का लीवर है राइट साइड, जैसे भी मैं खड़ी हूँ, तो जो मेरा पेट वाला एरिया जिसको आप कहते हो, यहाँ पर है आपका लीवर, इधर उसी के जस्ट इधर की तरफ होता है आपका स्प्लीन। ठीक है, तो लीवर इधर है, स्प्लीन इधर होता है। ठीक है, हाँ जी, तो जल्दी बताओ, खून बढ़ाने की दवाई शायद एक बच्चा पूछ रहा है, बेटा अच्छी अच्छी सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां खाओ, चुकंदर खाओ, अपने आप खून बढ़ेगा। स्प्लीन बैंक ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हाँ जी, तो ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसको कहा जाता है, स्प्लीन को। क्यों कहते हैं, बड़े ध्यान से समझना। मान लो ये तुम्हारा स्प्लीन है बेटा, मान लीजिए ये तुम्हारा स्प्लीन है। अब जब तुम्हारी जो आरबीसी होती है, मान लो ये तुम्हारी आरबीसी है ना, जब तुम्हारी आरबीसी के दिन पूरे हो लेते हैं, दिन पूरे हो लिए कहते हैं ना, तो बेचारी ये आनी शुरू हो जाती है, यहाँ इसमें आनी शुरू हो जाती है स्प्लीन में, ये ऐसे ऐसे यहाँ आनी शुरू हो जाती है ना। जब इनका जीवन काल 118 दिन, ठीक बेटा, जब ये कैसी हो जाती है, 118 दिन की हो, 119 दिन की हो, 120 दिन की हो, तो यहाँ आकर भरना शुरू हो जाती है स्प्लीन में। तो इस स्प्लीन में हमेशा आपकी आरबीसी भरी रहती है, इस स्प्लीन में हमेशा खून भरा रहता है बेटा। जब कभी जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को खून की, मान लीजिए मैं कहीं जा रही थी और मैं गिर गई और मेरे हाथ में चोट लग गई और मेरे हाथ से धड़ाधड़ खून निकल रहा है, बहुत तेज कट लग गया, खून निकल रहा है, अब मेरे हाथ में खून की कमी हो रही है, तो मेरा जो स्प्लीन है ना, वहां से वापस खून यहाँ आना शुरू हो जाएगा, मतलब खून की सप्लाई होनी शुरू हो जाती है स्प्लीन से वापस उस ऑर्गन में जहां खून की जरूरत है। तो मान लीजिए मेरे हाथ में दिक्कत हो गई, हाथ में खून निकल रहा है, खून की कमी हो रही है, तो यहाँ से खून वापस मेरे हाथ में जाना शुरू हो जाएगा। तो जरूरत पड़ने पर हमारा शरीर इस स्प्लीन से खून भी ले सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लड बैंक। भाई यहाँ खून कुछ इकट्ठा, ये पाउच के जैसी संरचना है, एक थैली सी संरचना है, इसमें खून भरा रहता है हमेशा, तो कुछ देर के लिए हमारे शरीर में खून की पूर्ति कर सकता है, इसीलिए जरूरत पड़ने पर हमारा खून यहाँ से खून ले सकता है, हमारा शरीर स्प्लीन से खून ले सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लड बैंक। ठीक है, लेकिन एक्सीडेंट वगैरह में क्या होता है, ब्लड निकल जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो क्या मैम यहाँ से खून नहीं जाता, बेटा यहाँ का भी खून खाली हो जाता है, तब मृत्यु होती है। जिस ऑर्गन में खून की सप्लाई बंद हो गई है वहां ये खून भेजता है, और वहां जब खून भेज रहा है, वहां पे जब घाव रखा है, उस घाव से लगातार सारा खून बाहर ही आता रहता है। अगर डॉक्टर के पास पहुंचा दिया टाइम रहते हुए, तो डॉक्टर उसको रोक देगा और आपको जो है इमरजेंसी कंडीशन मिल जाएगी, तो आप ठीक हो जाओगे। जब डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते टाइम से, तो यहाँ का भी खून सारा बाहर आ जाता है और फिर रोगी की मृत्यु हो जाती है। ये होता है उसमें। ठीक है, आरबीसी स्प्लीन में कैसे जाती है बेटा, आरबीसी स्प्लीन में ब्लड फ्लो के साथ ही जाती है। ठीक है, हमारे स्प्लीन से भी बहुत सी धमनी और शिराएं जुड़ी हुई होती हैं, जो स्प्लीन को, जो आप लोगों की आरबीसी को सप्लाई कर आती है आपके स्प्लीन तक। क्लियर क्लियर, तो ऐसे होती है सारी दिक्कत। तो इसके ये दो नाम इसलिए हैं क्योंकि यहाँ आरबीसी जाकर मरती है, इसीलिए इसको कहते हैं कब्रिस्तान, और यहाँ हमेशा ब्लड भरा रहता है और जरूरत पड़ने पर ब्लड की सप्लाई यहाँ से हो सकती है। जैसे तुम्हारे घर में पैसे खत्म हो गए और बैंक में तुम्हारे पैसे जमा है, तो तुम बैंक से निकाल लाते हो जाकर, वैसे तुम्हारी बॉडी में खून खत्म हुआ लेकिन स्प्लीन में थोड़ा सा जमा है, तो स्प्लीन वापस से उस खून को तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर करने लग जाता है। तो ये ब्लड बैंक की तरह काम करता है। क्लियर होगी बात, आज आगे बात करते हैं आरबीसी के बारे में, भी बहुत बातें हैं जो बाकी है। आरबीसी के बारे में अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी जो आरबीसी होती है बेटा, इनके अंदर केंद्रक नहीं होता। याद रखना, ये आपके शरीर की ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता, पूछा जाता है पेपर में। तो बताओगे आरबीसी में केंद्रक नहीं होता बेटा, केंद्रक क्या होता है अभी समझाऊंगी। केंद्रक नहीं होता, ठीक है, अंतःद्रव्य जालिका भी नहीं होती, ये भी पूछ लिया जाता है आजकल, अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है, और बेटा राइबोसोम,
राइबोसोम, है ना, और बेटा क्या नहीं होता, और बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कुछ भी नहीं पाया जाता आपकी आरबीसी में, ठीक है, नहीं पाया जाता। तो आपको पेपर में आता है कि हमारे शरीर की वो कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें ना तो केंद्रक होता है, ना अंतःद्रव्य जालिका होती है, ना राइबोसोम होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आरबीसी में कुछ नहीं है। तो मैम क्या है आरबीसी में? आरबीसी में है हेमोग्लोबिन। नाम तो सुना होगा, बिल्कुल अभी बताऊंगी। तो भैया आरबीसी में ना केंद्रक है, ना अंतःद्रव्य जालिका, ना राइबोसोम, ना माइटोकॉन्ड्रिया। तो लिख लीजिएगा, पहले फिर समझाती हूँ। आरबीसी लेक्स न्यूक्लियस। भाई आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं होता। अंतःद्रव्य जालिका को कहते हैं ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारी जो आरबीसी है इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखता, ना केंद्रक, ना न्यूक्लियस, ना प्यारे बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना ही राइबोसोम और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया। जब अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब भी किसी कोशिका को हम देखते हैं तो उसमें ये सारी चीजें कहाँ होती हैं। मान लो ये कोशिका है प्यारे बच्चे आपके शरीर की, मान लो ये आपके बॉडी की एक सेल है, मान लो ये आपकी बॉडी की एक कोशिका है, ठीक है, हाँ जी मैम है। तो इसमें बीचों बीच एक संरचना आपको देखने को मिलती है, इसे कहते हैं केंद्रक। इस संरचना को कहा जाता है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। क्लियर है ना? चलो मैम यहाँ पर एक संरचना देखने को मिलती है जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं भाई? माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल कहते हैं मैम माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? यहाँ पर एक संरचना देखने को मिलती है ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं हम ईआर, और इसी ईआर पर पाए जाते हैं ऐसे ऐसे मोती जैसी संरचना जिसको कहते हैं राइबोसोम। तो जब आप एक नॉर्मल सेल को देखोगे, जब आप एक सामान्य कोशिका को देखोगे, तो एक सामान्य कोशिका में सारी चीजें आपको नजर आएंगी। लेकिन जब तुम एक आरबीसी को देखोगे, मान लो ये तुम्हारी आरबीसी है, जब तुम आरबीसी को देखोगे ठप्पे ठप, देखो कुछ भी नहीं है बेचारी में, ना बीच में केंद्रक दिख रहा है इसकी तरह, ना या माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, ना यहाँ दिख रहे हैं आपको राइबोसोम, ना दिख रहे हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठप्पे ठप, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैम इसमें है क्या? इसमें बैठा हुआ है हेमोग्लोबिन, इसमें बैठा हुआ है हेमोग्लोबिन। तो आपकी आरबीसी ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें ना तो केंद्रक है, ना अंतःद्रव्य जालिका, ना राइबोसोम, ना माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ नहीं है। मैम क्या है इसमें? ये बैठे हुए हैं महाराज जी, बैठे हुए हैं इसमें हेमोग्लोबिन, महाराज जी हेमोग्लोबिन बैठा हुआ है इसमें। हेमोग्लोबिन ने सबको भगा दिया, हेमोग्लोबिन ने कहा जाओ सब भागो यहाँ से, मैं देख लूंगा अपने आप, सब कुछ मैं देख लूंगा। तो इसमें बैठा हुआ है ये हेमोग्लोबिन। तो आपकी आरबीसी के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो बताओगे हेमोग्लोबिन पाया जाता है ना। आपकी आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट है जिसको कहते हैं हेमोग्लोबिन। अब इन भाई साहब के बारे में बात करेंगे हम, है ना। स्प्लीन कहाँ पाई जाती है बेटा? जैसे ईआर की फुल फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या जब मैं आपको कोशिका वाला चैप्टर कराऊंगी वहां डिटेल में कराऊंगी, अभी आप इसको शॉर्ट में याद रखो क्योंकि अभी हम कोशिका वाला चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, वहां इन सब नामों को डिटेल में आप करोगे कोशिका वाले चैप्टर में, ठीक है। ठीक है, हमारे शरीर में रोज 31 भी होती है, समझ नहीं आया। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बेटा। दिल्ली पुलिस का डाउट ग्रुप ओपन है, रात को 8 से 10 के बीच में खुलता है, अभी नहीं खुलेगा, अभी नहीं खुलेगा। अब बहुत से बच्चों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, ये हेमोग्लोबिन बताओ, हेमोग्लोबिन। थमो, थोड़ा सा रुको, इन भाई साहब जी को भी पढ़ेंगे, इनको छुट्टी पे रहने दो, अभी थोड़ा सा इनके बारे में भी पढ़ाऊंगी। अभी पहले इस कॉन्सेप्ट को तो क्लियर कर लो। आरबीसी में ना केंद्रक है, ना अंतःद्रव्य जालिका, ना राइबोसोम, ना माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैम क्या कोई संसार में ऐसा भी जानवर है जिसकी आरबीसी में हमें सब देखने को मिलता है ना भैया? दुनिया अपवादों से भरी पड़ी है, तो ऐसे भी अपवाद आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पेपर में पूछेगा बताओ वो कौन से जानवर है, कौन से जंतु है जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है, जिनकी आरबीसी में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया सब होता है। तो बताना ऊंट और लामा। ऊंट के बारे में तो सुना है ना, उसके साथ ही एक और लामा। तो आप यहाँ एक अपवाद कर लिखोगे कि ऊंट और लामा जो होता है उसकी आरबीसी में केंद्रक होता है, ठीक है। तो भैया अपवाद भी साथ में करने हैं हम लोगों को, अपवाद पर तो दुनिया चलती है। तो नोट कर लिखना है कि ऊंट और लामा जो होता है, ऊंट व लामा, ऊंट और लामा की आरबीसी, ठीक है, ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक होता है, केंद्रक पाया जाता है। तो ये आपको पूछेगा पेपर में कि निम्नलिखित में से किस जंतु की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आप ऑप्शन पढ़ोगे, ऑप्शन दे दे, अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आपको करना है, ठीक है। तो पहले लिख लो, तो लिखेंगे कैमिल एंड लामा हैव न्यूक्लियस इन देयर आरबीसी, ठीक है, इन देयर आरबीसी। तो भाई संसार में दो स्तनधारी जीव ऐसे हैं, स्तनधारी का मतलब ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ऊंट देखा दूध देता है, लामा भी दूध देता है। तो ऊंट, अब कई बच्चे कहेंगे मैम ऊंट कहाँ दूध देता है, ऊंटनी का दूध हमने सुना है। भैया वही है, शब्दों को इतनी गहराई में मतलब को समझो, भावनाओं को समझो, भावनाओं को। तो ऊंट जो होता है ये स्तनधारी की कैटेगरी में आता है, दूध देता है जो, ठीक है। और लामा भी इसी की कैटेगरी का, भी दिखाऊंगी लामा। लामा तुम्हें दिखा दूं पहले, आ जाओ, वरना तुम्हें तसल्ली नहीं मिलेगी भाई ये लामा क्या है, ये लामा क्या है। ये लामा ऊंट की प्रजाति होती है बेटा, ठंडे इलाकों में मिलते हैं ये लामा जो होते हैं। देखो कितना प्यारा सा जानवर है, इतना प्यारा है। ऊंट तो तुम्हें भरे रेगिस्तान में मिलता है, भरी गर्मी में मिलता है, और ये लामा जो होता है ये तुम्हें मिलता है ठंडे इलाकों के अंदर। तो दिख रहे हैं ना फोटो, देखो चश्मे लगा के भी बैठा है ये लामा। तो ये लामा होता है जो आप लोगों को ऊंट की ही दूसरी प्रजाति है, ऊंट की ही नस्ल है ये, ठीक है। ये होता है भाई लामा, ठीक बेटा, ये होता है लामा। बेटा ये है लामा, लामा एक जंतु है, ऊंट की प्रजाति का जंतु है, ठीक है, ऊंट की प्रजाति का ही जंतु है। आपका नाम ये भावना, भैया कह रही हूँ भावनाओं को समझो, सारी भावनाओं को मत समझो, एक भावना को समझ जाओ बस, ठीक है। लामा होता है एक जंतु बेटा, इस तरीके से दिखता है, और ये ऊंट की ही प्रजाति का जंतु है, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मैम जो ऊंट है और लामा है इसकी आरबीसी को अगर उठाकर देखा जाए तो मैम इसमें वो हमें ऐसी दिखेगी, हाँ जी बिल्कुल ऐसी दिखेगी, उसमें केंद्रक भी होगा और सब कुछ होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है पेपर में, अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, क्वेश्चन कैसे बनता है, ऐसे बनता है कि निम्न में किस जंतु की आरबीसी में केंद्रक होता है, ठीक है, केंद्रक होता है। आपको ऐसे दे देता है, तो निम्नलिखित में से किस जंतु की आरबीसी में केंद्रक होता है। ऑप्शन दे देगा पहला, ठीक है, विच एनिमल्स आरबीसी हैव न्यूक्लियस इन फॉलोइंग, ऐसे करके आ जाएगा। ऑप्शन दे देगा आप लोगों को कि कुत्ता दे देगा डॉग, ठीक है। आपको ऑप्शन दे दिया शेर, आपको ऑप्शन दे देगा शेर, लायन, आपको ऑप्शन दे देगा ऊंट, ठीक है, और आप लोगों को कैमिल, और आप लोगों को ऑप्शन दे देगा मानव, ठीक है। तो अब बता दो कौन सा ऑप्शन सही करके आओगे। ऐसे आपको ऑप्शन बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ऑप्शन कि कौन से जानवर की आरबीसी में, ठीक है, क्लियर।
आरबीसी मतलब किस जानवर की आरबीसी में केंद्रक होता है? जिराफ नहीं होता बेटा, जिराफ तो अलग होता है। तो आप लोग यहाँ आंसर कौन सा लगा के आओगे बताओ? तो आपको ऐसे टिक करके आना है ऊंट, है ना। अच्छा मैम, ये सारी की सारी प्रजाति कौन से जानवर की है? ये सबके सब स्तनधारी जीव है बेटा, ये सबके सब स्तनधारी जीव है, ये सारे मैमल है। मतलब आप देखते हो ना, ये सब अपने बच्चों के लिए दूध बनाते हैं। डोगी का बच्चा, डोगी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। शेरनी अपने बच्चे को क्या करती है, बचपन में जब उसका कब होता है तो दूध पिलाती है, बाद में तो वो मांस खाना शुरू करता है, शुरू में तो दूध पीता है। ऊंट अपने बच्चे को दूध पिलाता है, और हम इंसान भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो ये सब आते हैं मैमल की कैटेगरी में, स्तनधारी की कैटेगरी में। अब कैमल भी तो एक स्तनधारी है ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि कौन सा स्तनधारी है जिसकी आरबीसी में केंद्रक होता है। तो आप तब भी आंसर बता के चलते हो ऊंट या फिर लामा, तब भी बताकर चलते हो ऊंट या फिर लामा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, चलते हैं वापस से आरबीसी के बारे में पढ़ रहे थे, तो आरबीसी के ही और फैक्ट पढ़ते हैं कि क्या क्या पेपर में आते हैं। बेटा आरबीसी जो होती है आप लोगों की, इनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मैम ये कैसी दिखती है? मैंने आपको कहा ही एल्पेनलीबे टॉफी की तरह दिखती है ये आरबीसी, ये होती है आपकी आरबीसी। तो इनकी शेप भी पूछी जाती है पेपर में। आपको आता है कि आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो आरबीसी होती है बाय कॉन्केव शेप की, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बेटा। आरबीसी की शेप होती है उभयोत्तल। तो ये भी पॉइंट आपको पेपर में आता है कि आरबीसी का आकार कैसा होता है। तो चलिए बात करते हैं, अगला पॉइंट लिखेंगे आरबीसी का आकार। आरबीसी का आकार कैसा होता है आपको पूछता है, ठीक है। साइज ऑफ शेप ऑफ आरबीसी आपको पूछता है, शेप ऑफ आरबीसी, आरबीसी की शेप पूछता है आप लोगों को। तो आप लोग आंसर करके आते हो कि जो आरबीसी होती है इनकी जो शेप होती है वो होती है उभयोत्तल, ठीक है, उभयोत्तल होती है, बाय कॉन्केव। बाय कॉन्केव मतलब बीच से पिचकी हुई सी होती है आरबीसी। अभी दिखाया था ना, बाय कॉन्केव होती है इनकी शेप। देखो ये लग रही है ना जैसे बीच से पिचक रही हो, ये देखो बीच से पिचकी पिचकी सी होती है जो आरबीसी होती है। तो आरबीसी की शेप होती है बाय कॉन्केव, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर? पीडीएफ नहीं खुल रही है? एक बार देखना अच्छे से, ट्राई करो बेटा, हो सकता है अभी कुछ इशू आ रहा हो, थोड़ी देर में खुल जाएगी, ठीक है, थोड़ी देर में ओपन हो जाएगी। अच्छा मैम डाउट नहीं देख रही हूँ आप? सुरेंद्र जी बिल्कुल मैं आपको देख रही हूँ डाउट। जब कमेंट्स आपके स्क्रॉल होते हैं, जो कमेंट आपको आगे आता है उसका रिप्लाई बिल्कुल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। चलो चलो बताओ जल्दी से क्या डाउट है आप लोगों के। एमसीक्यू भी प्रोवाइड कर दीजिएगा बेटा, बिल्कुल कर देंगे। हाँ जी टाइम हो चला है बिल्कुल। चलो अब थोड़ा सा एक पॉइंट मैंने आपको कहा कि आरबीसी जो होती है इनकी जो शेप होती है वो बाय कॉन्केव होती है, उभयोत्तल होती है। कल की क्लास में मैं आप लोगों को जो आरबीसी होती है बेटा इनका फंक्शन बताऊंगी, आरबीसी का कार्य। तो आप लोग हेडिंग डालकर छोड़ेंगे, आरबीसी का कार्य क्या होता है ये कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी फंक्शन ऑफ आरबीसी, ठीक है, फंक्शंस ऑफ आरबीसी। आपकी जो आरबीसी है ये क्या काम करती है कल की क्लास में हम ये करेंगे, ठीक बेटा। अच्छा जैसे भी मैंने कहा कि आरबीसी का जो आकार है वो उभयोत्तल होता है। ऑलमोस्ट साइज पूछ ले कितना होता है, साइज कितना होता है भाई, ऑलमोस्ट रेंज कितनी है तो बताकर चलते हो 7.5 माइक्रोन के आसपास होती है आपकी आरबीसी का जो साइज होता है, ठीक है। इतना साइज आप मान सकते हो, क्लियर बेटा। चलो तो कल की क्लास में अब हम, कल तो सैटरडे है, सैटरडे में आपकी क्लास नहीं चलती है। आप लोगों का जो भी क्लास है पूरा जो यकीन बैच है उसमें जो क्लासेस का टाइमिंग रखा गया है वो मंडे से फ्राइडे ही रखा गया है। तो अभी तक आपने जितना साइंस पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। और कल मेरी यूट्यूब पर एसएससी जीडी के लिए एक वन शॉट क्लास है जिसमें मैं कंप्लीट बायोलॉजी को कराने वाली हूँ एक ही क्लास के अंदर, मतलब कंप्लीट बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कराने वाली हूँ आप लोगों को एक ही क्लास में। दोपहर 1 बजे से वो क्लास है, चाहो तो उसके साथ जुड़ सकते हो प्यारे बच्चों आप, ठीक है, चाहो तो उसके साथ आप लोग जुड़ सकते हो, क्लियर। तो कल मेरी वन शॉट क्लास है 1 बजे से, तो इसलिए भी अगर मैं कल आपकी क्लास लेना चाहूँ तो भी नहीं ले पाऊंगी क्योंकि वो क्लास थोड़ा सा लंबा चलेगी। तो कल वन शॉट के साथ आप जुड़ सकते हो जिसमें आपकी बायोलॉजी के बहुत से कॉन्सेप्ट है जो आप वहां से सीख सकते हो इन शॉर्ट, ठीक है। तो मिलते हैं कल वन शॉट में, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।